गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और खाकी वर्दी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। तो जितने भी बच्चे आज के अपने इस सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और अपना जो पहला पार्ट है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का वो कंप्लीट हो चुका है और अपना जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है बच्चों मिडल प्लेन यानी कि मध्यवर्ती मैदान। बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये पार्ट है। एग्जाम के अंदर बच्चों एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको हम बोलेंगे मिडल प्लेन। यानी कि मध्यवर्ती मैदान। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर में जहां पर भी हमारे पर्वत खत्म हो जाएंगे, उत्तर में जहां पर भी हमारे पर्वत खत्म हो जाएंगे उसके ठीक नीचे मेरे दोस्त आप लोगों को नजर आएगा मैदानी भाग। और हम बात करें तो उत्तर में हमने सबसे लास्ट रेंज कौन सी पढ़ी? सबसे लास्ट रेंज हमने शिवालिक पढ़ी। सबसे जो लास्ट रेंज है बेटा वो हमने कौन सी रेंज पढ़ी? शिवालिक रेंज। और शिवालिक श्रेणी के ठीक नीचे, शिवालिक श्रेणी के ठीक नीचे का जो ये भाग होगा, ठीक है, इस भाग को बच्चों हम क्या बोल देंगे? इस भाग को हम मध्यवर्ती मैदान बोल देंगे, मिडल प्लेन बोल देंगे। जिन मैदानों में बैठ के तुम पढ़ रहे हो ये सारे के सारे भारत के कौन से मैदान हैं? मिडल प्लेन है, इन्हीं को मध्यवर्ती मैदान बोलते हैं। बच्चों मध्यवर्ती मैदानों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए इनको हमने कितने भागों में बांटा? इनको हमने 5 भागों में बांटा, जिसमें सबसे पहला हमारा भाग है बाबर मैदान। बच्चों इंग्लिश में भी इसको हम बाबर ही बोलेंगे, बाबर प्लेन बोलेंगे। बाबर मैदानों के ठीक बाद बच्चों आपका जो मैदान स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे तराई मैदान। या हम बोल सकते हैं तराई प्लेन, ठीक है। तराई के बाद बच्चों आपका आएगा बांगर, बांगर प्लेन। और बांगर के बाद बच्चों आएगा आपका खादर मैदान। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे खादर की, खादर प्लेन की। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे डेल्टा, डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। तो आप लोगों को फोटो में यहां पर नजर भी आ रहा होगा बच्चों कि ये हिमालय है और ये हिमालय का कौन सा भाग होगा? शिवालिक। शिवालिक के ठीक नीचे का वो भाग जहां पर आपको बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जमावड़ा नजर आएगा उसी मैदान को हम बाबर मैदान बोलेंगे। और जहां पर आपको बाबर दिखाई दे रहा है, बाबर के ठीक नीचे, नीचे वाली दिशा कौन सी होगी? साउथ होगी, दक्षिण होगी। तो बाबर के दक्षिण में मेरे दोस्त कौन से मैदान होंगे? तराई मैदान होंगे। और इन तराई मैदानों के बाद जब नदियों का सारा जल मैदानी भाग में बहना शुरू कर देगा तो मेरे दोस्त यदि ये नदी बह रही है तो इस नदी से दूर का जो क्षेत्र होगा उसको हम बांगर बोलेंगे और नदियों के बिल्कुल पास का जो क्षेत्र होगा उसे हम खादर बोलेंगे। और फिर बाद में मेरे दोस्त ये नदियां जब किसी सागर खाड़ी के अंदर गिरेंगी तो गिरने से पहले बीच रास्ते में एक त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्र तैयार करेगी और नदियों के अवसादों के द्वारा तैयार किया गया ये त्रिभुजाकार आकृति वाला जो क्षेत्र होगा इसको हम बोल देंगे डेल्टा मैदान। क्या बोल देंगे बेटा? इसे हम डेल्टा मैदान बोल देंगे, ठीक है। तो एक एक करके अब हम पढ़ते हैं, एक एक करके अब हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा मिडल प्लेन है और मिडल प्लेन को अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको हमने 5 भागों में यहां पर डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जो भाग है बच्चों वो हमारा बाबर भाग होगा, ठीक है। कौन सा भाग होगा? बाबर भाग होगा। अब देखिएगा हम बात करें कि आपने शिवालिक पढ़ा,
बेटा शिवालिक के ठीक नीचे आते ही ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल एकदम आपको प्लेन मैदान मिल जाएगा और आप खेती बाड़ी करना वहां पे शुरू कर दोगे। शिवालिक जहां पर आपको ऊंची ऊंची मेरे दोस्त पर्वतीय श्रेणी नजर आई होंगी, चोटियां नजर आई होंगी, यदि हम उससे नीचे आते हैं तो उन चोटियों की हाइट जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जहां पर शिवालिक खत्म होगा तो शिवालिक के ठीक नीचे आपको ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बच्चों इस तरीके से जमा हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर हैं ये शिवालिक के ठीक नीचे है। और शिवालिक का विस्तार हमने कहां से लेकर कहां तक पढ़ा था, हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ये जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं बच्चों, ये शिवालिक के ठीक नीचे कैसे जमा हुए, ये हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाए गए। और हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां अपने जल के साथ जब ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेके आई और नदियों के जल ने बच्चों पर्वतों को छोड़ते हुए मैदानी भाग में प्रवेश किया, तो नदियों के जल की रफ्तार मैदानों में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब जल की रफ्तार कम हुई तो उस जल के नीचे जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लुढ़क के आ रहे थे, जल की रफ्तार कम होने के चलते वो शिवालिक क्षेत्र के ठीक नीचे यहां पर जमा हो जाते हैं। और इन्हीं बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से बच्चों बना हुआ एक मैदान आपका क्या कहलाता है, बाबर मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है, बाबर मैदान। अब हम बात करें तो बच्चों ये जो बाबर मैदान होते हैं ना, इनकी जो चौड़ाई होती है, कहने का मतलब ये जो कंकड़ पत्थर जमा हुए हैं बच्चों, ये कितनी चौड़ाई के अंदर जमा होते हैं, तो इनकी जो चौड़ाई होती है वो 8 से 10 किलोमीटर होती है। तो शिवालिक के ठीक नीचे 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र में ये जमा हुआ बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र आपका बाबर कहलाता है। क्या कहलाता है, बाबर कहलाता है। यहां तक चीजें समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। अब देखिएगा ये जो कंकड़ पत्थर हैं ये किसके द्वारा आए हैं, ये जल के द्वारा आए हैं। जल किसका है, नदियों का। और जल के द्वारा कोई भी चीज बहा के लाई जाती है उसे बोलते हैं जलोढ़। क्या बोलते हैं, जलोढ़ बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे बच्चों। जब जल के साथ ये कंकड़ पत्थर आए हैं तो इनको हम बोल देंगे जलोढ़ पंख। क्या बोल देंगे, जलोढ़ पंख। तो आपसे कोई पूछ ले कि जलोढ़ पंखों का निर्माण कौन से मैदानों में होता है, तब भी आपका आंसर क्या आएगा कि बाबर मैदानों के अंदर ही जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है। बच्चों ये शिवालिक के ठीक नीचे के मैदान हैं। और शिवालिक क्या है, पर्वत। और पर्वत के ठीक नीचे क्या होंगे, पर्वत के पैर होंगे। तो बच्चों ये जो बाबर मैदान होते हैं इनको हम गिरिपाद मैदान भी बोल देते हैं। कौन से मैदान बोल देते हैं इनको हम, गिरिपाद मैदान भी हम इनको बोल देते हैं। बच्चों गिरी का मतलब क्या होगा, गिरी का मतलब होगा पर्वत, और पाद का मतलब यहां क्या होगा, पैर। तो बच्चों पर्वत के जो पैर होंगे वो कौन सी दिशा में होंगे, साउथ में होंगे। तो शिवालिक के ठीक नीचे मतलब एक तरीके से बाबर जो मैदान है ये शिवालिक के पैरों के अंदर है। और शिवालिक के पैरों में जो बच्चों गिरिपाद या बाबर मैदान है वहां पर जल के द्वारा जो बहाकर लाए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं जो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैले हुए हैं, उसी को हम बोलते हैं बाबर। क्या बोलते हैं, बाबर। यहां तक चीजें क्लियर हुई, फटाफट बताइएगा। शिवालिक मैंने पंजाब से पश्चिम बंगाल। बेटा पंजाब, पंजाब का मतलब आज का पंजाब नहीं है, साडा तुहाडा पंजाब नहीं है। पंजाब का मतलब 5 नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना क्षेत्र। और बच्चों जो जम्मू कश्मीर वाला भाग है वो भी तो किसका हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश भी तो किसका हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है। हरियाणा भी तो किसका हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, ये 5 नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है। और इसी को हम पंजाब बोलते हैं, ना कि आजकल वाले पंजाब को तुम पंजाब बोल रहे होंगे। ठीक है ना, चलेगा। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको बाबर मैदान के बारे में यहां पर पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। कहने का मतलब है कि उत्तर दिशा में पर्वतों के खत्म होते ही सबसे पहले कौन सा मैदान स्टार्ट होगा, बाबर मैदान। बाबर मैदान के खत्म होते ही कौन स्टार्ट होगा, तराई मैदान। तराई मैदान के खत्म होते ही बच्चों कौन आ जाएगा, बांगर मैदान। और बांगर के बाद खादर मैदान। और समुद्र के साथ लगता क्षेत्र बच्चों कहलाएगा डेल्टा। क्या कहलाएगा, डेल्टा। ठीक है ना, चलेगा। तो सबसे पहला मेरे दोस्त हम पढ़ रहे हैं यहां बाबर मैदान। तो बाबर मैदान की यदि आपसे कोई स्थिति पूछ ले, लोकेशन पूछ ले, तो लोकेशन आप क्या बता दोगे, लोकेशन हम बता देंगे कि हमने अभी शिवालिक पढ़ा है।
और अभी हमने शिवालिक पढ़ा है, तो शिवालिक के ठीक नीचे मतलब शिवालिक के दक्षिण में स्थित मैदान होंगे ये। तो शिवालिक के दक्षिण के अंदर स्थित मैदानों को हम क्या बोल देंगे यहां बेटा, बाबर मैदान बोल देंगे। समझ में आई बात? ठीक है। इनका जो विस्तार होगा वो कहां से लेकर कहां तक, तो बच्चों सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, क्योंकि नदियों के जल के द्वारा ही तो बहाकर लाए जाएंगे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, और इन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से ही तो इन मैदानों का क्या हुआ है बेटा, निर्माण हुआ है। ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई इन मैदानों का निर्माण किससे हुआ है, जल के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों से हुआ है, या नदियों के सेडिमेंट से हुआ है, कंकड़ पत्थरों से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और जहां जहां नदी बहेंगी तो बच्चों सीधी सी बात है, नदियां मैदानों में प्रवेश करते ही इन कंकड़ पत्थरों को वहां पर छोड़ देंगी, क्योंकि वहां पर जल की रफ्तार क्या होगी, कम होगी। तो सिंधु नदी से लेके तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी मेरे बेटा कहां से निकलती है, सिक्किम से। सिंधु नदी कहां से बहती है, लद्दाख से, ट्रांस हिमालय से। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सिंधु नदी से लेके सिक्किम तक आपको शिवालिक के ठीक नीचे यहां पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नजर आएंगे, इन्हीं को हम बाबर प्लेन बोलते हैं, बाबर मैदान हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर बड़े बड़े आकार के आपको क्या मिलेंगे, चट्टानों के टुकड़े मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगी, बजरी मिलेंगी, सेडिमेंट्स मिलेंगे। और ये सेडिमेंट किसके द्वारा लाए गए हैं, हिमालय की नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाए गए हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां पर कोई नदी आ रही है, ऊपर से बेटा कोई नदी आ रही है, हिमालय क्षेत्र से कोई नदी निकल के आ रही है। तो यह नदी निकल के आ रही है, तो शिवालिक के खत्म होते ही आपको कौन से मैदान नजर आएंगे, बाबर मैदान। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां सबसे पहले कौन से मैदानों में प्रवेश करेंगी, बाबर मैदानों में प्रवेश करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट यहां पर आपको नोट कर लेना है कि हिमालयन नदियां सबसे पहले प्रवेश, हिमालयन जो नदियां हैं बेटा वो सबसे पहले प्रवेश हिमालयन जो नदियां हैं वो सबसे पहले जो प्रवेश करेंगी वो कौन से मैदानों में करेंगी, बाबर मैदानों में। क्योंकि बिना बाबर मैदानों के प्रवेश किए वो आगे बह ही नहीं सकती हैं, क्योंकि शिवालिक के खत्म होते ही कौन से मैदान आएंगे, आपके बाबर मैदान आएंगे। अब जब ये नदियां बाबर मैदानों में आती है तो बाबर मैदानों में नदियों के जल को क्या मिलेंगे, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मिलेंगे। अब नदियों का सारा जल ऐसा तो है नहीं कि इन चट्टानों के ऊपर से बहेगा। तो बच्चों फिर क्या होगा, जब ये जल इन बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराएगा तो बच्चों नदियों का जो कुछ जल है ना वो चट्टानों के नीचे चला जाएगा। कहां चला जाएगा, चट्टानों के नीचे। और जब जल चट्टानों के नीचे जाएगा तो उसे हम बोल देंगे अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जल जो है वो क्या हो चुका है, अंडरग्राउंड हो चुका है, भूमिगत हो चुका है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नदियों का जो जल है वो भूमिगत कौन से मैदानों में होता है, तो बेटा नदियों का जो अधिकतर जल है ना वो आपको इन्हीं मैदानों में अंडरग्राउंड दिखेगा, भूमिगत दिखेगा। और जब इन मैदानों में जल अंडरग्राउंड है तभी तो मेरे बच्चों पूरा का पूरा शिवालिक क्षेत्र जो है ना वो हरा भरा है। तो पूरा का पूरा जो शिवालिक क्षेत्र आपको हरा भरा नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, क्योंकि बच्चों शिवालिक क्षेत्र के अंदर जो भी वेजिटेशन है, जो भी वनस्पति है, उनको लगातार जल मिलता रहता है। और उनको जल मिलता है कौन से मैदानों से, बाबर मैदानों से। क्योंकि बाबर मैदानों के अंदर नदियों का जो जल है बेटा वो क्या हुआ है, अंडरग्राउंड हुआ। क्योंकि बाबर मैदानों के अंदर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर चट्टानी टुकड़े आपको नजर आएंगे। और नदियां जब इन मैदानों में एंटर करती है तो सारा का सारा जल उन चट्टानों के ऊपर तो बह नहीं सकता है, तो चट्टानों के नीचे जल जाएगा। और जब चट्टानों के नीचे चला जाएगा तो उसी को हम बोल देंगे भूमिगत। क्या बोल देंगे, भूमिगत। ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर हुई, चलेगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो बाबर मैदान है भाई ये कृषि के लिए अनुपयुक्त होते हैं, अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नजर आएंगे। जब यहां पर आपको बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नजर आएंगे तो इन कंकड़ पत्थरों के ऊपर बच्चों हल नहीं चला सकते हैं। और जब तक हम हल नहीं चलाएंगे, भूमि की जुताई नहीं अच्छे से होगी तो खेती बाड़ी नहीं हो सकती है। तो एग्रीकल्चर के लिए मेरे दोस्त ये जो मैदान होते हैं ये सुटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर फिर क्या होगा, यहां पर मेरे दोस्त मवेशी पालन होगा। तो कैटल
यानी मवेशी, जिसके अंदर गायें, बछड़े, सांड आ जाते हैं। तो बच्चों इन मैदानों के अंदर जो किसान हैं वो खेती बाड़ी तो नहीं कर पाते, तो बच्चों फिर वो क्या करेंगे, यहां पर मवेशी पालन करेंगे। ठीक है। इन मैदानों के अंदर आपको लंबी जड़ों वाले वृक्ष भी देखने को मिलेंगे। लंबी जड़ों वाले वृक्ष जो हैं वो आपको बाबर मैदानों में ही दिखेंगे। और हम बात करें कि जब शिवालिक क्षेत्र इस तरीके से एक चाप की भांति फैला हुआ है और शिवालिक के ठीक नीचे यहां पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मेरे दोस्त जमा हुए हैं, तो मेरे दोस्त इनकी जो आकृति हो जाती है वो पक्षी के द्वारा फैलाए गए पंखों की तरह हो जाती है। और जल के द्वारा बहाकर लाए गए ये चाप की भांति जमा हुए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मेरे दोस्त, इनको मैंने बोला था जलोढ़ पंख। क्या बोला था? जलोढ़ पंख बोला था। एल्यूविल फैन इनको हम बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर, एल्यूविल फैन इनको हम बोल सकते हैं। तो बच्चों जलोढ़ पंखों का जो निर्माण होगा वो आपसे कोई पूछ ले कि कौन से मैदानों में होगा, जलोढ़ पंखों का निर्माण भी बाबर मैदानों में ही होगा। ठीक है, बाबर मैदानों में ही होगा। ठीक है बेटा, चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं बाबर मैदानों के बाद कौन से मैदान आ जाएंगे? तराई। बाबर के ठीक नीचे तराई मैदान। जब बाबर के ठीक नीचे है तो नीचे वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? साउथ हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। तो सबसे पहले तराई मैदानों की पहचान होनी चाहिए कि भाई ये तराई मैदान भारत में है कहां। तो जहां हमने बाबर को पढ़ा तो बाबर के ठीक नीचे दक्षिण के अंदर बेटा 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर जो मैदान है उन्हीं मैदानों को हम लोलैंड प्लेन बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं उनको हम तराई मैदान बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इनका निर्माण कैसे हुआ है? इनका निर्माण भी जो हिमालय क्षेत्र से नदियां निकल के आती है ना, और उन नदियों के द्वारा जो मेरे दोस्त बारीक आपके रेती, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का चूरा, चिकनी मिट्टी, इनसे इस क्षेत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। अब हम बात करें कि शिवालिक क्षेत्र में बहुत ऊंची चट्टानें थी। शिवालिक क्षेत्र में बहुत ऊंची चट्टानें थी। शिवालिक के खत्म होते ही इन चट्टानों का साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ये जो चट्टानें जो इन पहाड़ियों से छोटी है, जिनको हम बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बोल रहे थे, इनसे निर्माण हो जाता है बाबर मैदानों का। तो बच्चों बाबर मैदानों के ठीक नीचे जब हम आएंगे तो इन चट्टानों का जो साइज है ना वो क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। बहुत बारीक ये आपकी चट्टानें, और चट्टानों का बिल्कुल बारीकपन क्या कहलाएगा बच्चों? रेती कहलाएगा। रेती बोल सकते हैं, रेता बोल सकते हैं। और उसी रेती, रेता, चिकनी मिट्टी, या जिसे हम सेडिमेंट बोल सकते हैं, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए हैं बच्चों, उनसे जो क्षेत्र तैयार होता है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं तराई। उस क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं? तराई बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करें कि नदियों का जो कुछ जल इन बाबर मैदानों के अंदर अंडरग्राउंड गया था, भूमिगत गया था, तो मेरे दोस्त वो सारा का सारा जल वापिस लौट आता है कौन से मैदानों में? तराई मैदानों में। तो 2 पॉइंट यहां पर याद रखने हैं कि नदियों का जो कुछ जल है वो भूमिगत कहां हुआ? नदियों का जो कुछ जल है बेटा, तुम समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा। यहां पर कोई तमिल भाषा थोड़ी बोली जा रही है। जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं तो नदियों का जल बहा के लेके आएगा। ठीक है, मान के चलेगा तुम पहाड़ से गिर जाते हो तो बेटा तुमको भी बहा के कौन लेके जाएगा? नदियों का जल ही बहा के लेके जाएगा। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब है कि तुम दिमाग से इस चीज को निकाल दो कि मेरे समझ में नहीं आएगा, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान शब्दों में आपको चीजें बता के मैं चल रहा हूं। ठीक है, तो आसान शब्दों में बिल्कुल मैं आपको चीजें बता के चल रहा हूं कि तराई मैदान। अब देखिएगा यहां फोटो लगा लगा के आपको समझा रहा हूं, फिर भी ना समझ में आए तो फिर बच्चों कुछ नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। फिर सरकारी नौकरी जो है ना, जब आंखों के द्वारा कोई चीज दिखाई जाती है तब भी दिमाग में ना घुसे, ठीक है, तो फिर समस्या आएगी। तो बहुत आसान शब्दों में यहां पर एक एक चीज बता रहा हूं कि ये हिमालय हमने पढ़ा,
अब हिमालय के खत्म होते ही मैदान शुरू होंगे, तो पहला मैदान कौन सा होगा? बाबर। अब बाबर मैदान की पहचान क्या होगी? यहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नजर आएंगे। बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नजर आएंगे तो हिमालय क्षेत्र से जो नदियां आएंगी उन नदियों का कुछ जल इन पत्थरों के नीचे जाएगा। नदियों का जल पत्थरों के नीचे गया तो हमने बोल दिया नदियों का जल भूमिगत हुआ। तो नदियों का जल भूमिगत कौन से मैदानों में होगा? बाबर मैदानों में। जब यहां बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे तो बेटा क्या तुम यहां पर हल चला सकोगे? क्या तुम यहां ट्रैक्टर से भूमि की जुताई कर सकोगे? नहीं कर सकेंगे। जब भूमि की जुताई नहीं होगी तो बाबर मैदान कृषि के लिए बच्चों सुटेबल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो बाबर मैदानों के अंदर जो ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं ये कौन लेके आया है? जल लेके आया है। और जल के द्वारा कोई भी चीज लुढ़का के लाई जाएगी उसे जलोढ़ बोलते हैं। तो बच्चों इन्हीं बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को जो जल लेके आया है उनको हमने बोल दिया जलोढ़ पंख। क्या बोल दिया? जलोढ़ पंख। अब बाबर हमारा खत्म हो चुका, तो बाबर के खत्म होते ही उसके नीचे कौन से मैदान शुरू होंगे? उनको हम बोलेंगे तराई। क्या बोलेंगे? तराई। अब तराई मैदानों की बच्चों स्थिति क्या होगी? बाबर के ठीक नीचे है। नीचे वाली दिशा मतलब मेरे दोस्त तेरे पैर, तेरे पांव नीचे की तरफ है और पांव हमेशा दक्षिण में होते हैं। तो बेटा तराई जो होंगे ये बाबर के दक्षिण में स्थित मैदान होंगे। अब इन तराई मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? इनका निर्माण भी उन कंकड़ पत्थरों से हुआ, लेकिन अब उन कंकड़ पत्थरों का साइज बाबर के कंकड़ पत्थरों से कम हो चुका है, छोटा हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों उस सारे के सारे सेडिमेंट से क्या बनेगा? आपका तराई मैदान बनेगा। ये जो तराई मैदान होते हैं इन तराई मैदानों के अंदर जो नदियां हैं वो दोबारा से धरातल के ऊपर क्या है बेटा? लौट आती है। क्योंकि नदियों का जो कुछ जल अंडरग्राउंड हुआ था बाबर मैदानों में, तो बाबर मैदान के खत्म होते ही अगले मैदान में वो सारा का सारा जल वापिस लौट आएगा। और सारा का सारा जल जब वापिस लौट आएगा तो वो मैदान आपके तराई मैदान होंगे। तो नदियों का जल पुनः धरातल के ऊपर कहां लौटेगा? तराई मैदानों में लौटेगा। बच्चों जब नदियों का जल पुनः धरातल के ऊपर लौट आया है तो आपको यह पता होना चाहिए कि इन तराई मैदानों के अंदर क्या होगा? भूमिगत जल स्तर ऊंचा होगा। भूमिगत जल स्तर क्या पाया जाएगा? ऊंचा पाया जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल क्या होगा? यहां हाई होगा। क्योंकि जब नदियों का सारा जल धरातल के ऊपर लौट आया है तो बेटा यहां पर ग्राउंड वाटर लेवल क्या होगा? हाई होगा। और जब ग्राउंड वाटर लेवल हाई होगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि नलकूपों की सघनता भी यहां क्या होगी? ज्यादा होगी। नलकूपों की सघनता, डेंसिटी ऑफ वाटर पंप, नलकूपों की सघनता जो होगी बच्चों वो क्या होगी? यहां ज्यादा होगी। यानी कि यहां पर वाटर पंप ज्यादा लगे होंगे। जिस गांव में तुम रहते हो उस गांव के अंदर से यदि कोई बच्चों नहर गुजर रही है, यदि आप किसी गांव में रहते हो और गांव से कोई नहर गुजर रही है तो उस नहर के आसपास की जमीन को आप देखोगे तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा पंप सेट, सबसे ज्यादा नलकूप, सबसे ज्यादा बच्चों हेड पंप, बोर जिसको हम बोल देते हैं, वो आपके लगे हुए नजर आएंगे। ठीक है ना? ठीक है, वो लगे हुए नजर आएंगे। अब जिस गांव में आप रहते हो यदि वहां पर नहर गुजर रही है, नहर के दोनों ओर आप देखोगे तो वहां सबसे ज्यादा आपको ट्यूबवेल कनेक्शन नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? क्योंकि जहां से नहर गुजर रही है उसके दोनों ओर की जमीन के अंदर बच्चों ग्राउंड वाटर लेवल क्या होगा? हाई होगा। जब ग्राउंड वाटर लेवल हाई होगा, जिसको हम गांव के अंदर बोल देते हैं चोआ ऊपर है, तो मेरे दोस्त वहीं पर नलकूपों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। और संख्या के साथ साथ सघनता ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। सघनता का मतलब क्या है कि बच्चों एक ही जमीन के ऊपर आपको बहुत ज्यादा वाटर पंप नजर आ जाएंगे। यानी कि वाटर पंप के बीच का जो गैप है मेरे दोस्त आपको बहुत कम मिलेगा। और जैसे आप बच्चों उस नहर से दूर जाते जाओगे ग्राउंड वाटर लेवल जो है ना उतना ही नीचे जाता जाएगा और नलकूपों की जो संख्या है ना वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैडम ने 20 से 30 किलोमीटर पढ़ाया। 20 से 30 किलोमीटर हो सकता है भाई मैडम ने किसी दूसरी जगह से इस डेटा को उठाया हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि ये 10 से 20 किलोमीटर है। यदि यहां 15 से 30 भी आ जाएगा तो कोई गलत नहीं होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई भारत की जनसंख्या कितनी, तो तुम लोगों ने कितनी रटी? 121.08 करोड़।
बेटा ये लगभग होता है, ये एक्यूरेट आंकड़ा नहीं होता, ऐसे ही ये लगभग होता है। वहां इंची टेप लेके कोई नहीं जाता कि नदियों का जब जल लेके आएगा सारे के सारे पत्थरों को तो मैं माप लूंगा इंची टेप से। ये एक अप्रोक्स होता है, लगभग होता है ये, ठीक है ना। ये कभी संविधान में नहीं लिख रखा कि भाई 10 है तो 10 है। समझ में आई मेरी बात? तो ये एक लगभग होता है, अप्रोक्स होता है। इन चीजों को तुम पकड़ के बैठ जाते हो। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो 121.08 करोड़ थोड़ी हैं हम। बच्चों जनगणना करके जब घर से निकला होगा, पता नहीं कितनी किलकारी गूंज उठी होगी, पता नहीं कितने लोग बच्चों पैदा हुए होंगे और कितने निपट भी लिए होंगे। तो ये एक लगभग का आंकड़ा होता है, ठीक है। तुम बस इसी बात पे अटके रहते हो, मैडम ने ये बताया है, मैडम ने वो बताया है। तो मेरे दोस्त यहां 5-10 किलोमीटर अलग अलग ज्योग्राफर, अलग अलग किताब लिखने वालों का अलग अलग अनुभव है और वो यहां पर डाला गया है। समझ में आई बात? अब जाए मैं आपसे पूछता हूं कि आपका वजन कितना है, तो तुम बोलोगे जी 80 किलो है। लेकिन बेटा 80 किलो तो कपड़ों के साथ होगा, जूतों के साथ होगा, सिर के बालों के साथ होगा, ठीक है, दाढ़ी के साथ होगा, मुच्छों के साथ होगा। समझ में आई बात? तो बेटा एक्यूरेट थोड़ी है तेरा वो वजन 80 किलो, तूने बस एक आइडिया लगाया है, लगभग। ठीक है, ठीक ऐसा ही होता है ये। बेटा ये तराई है, ये क्या है? तराई है। चलेगा, आगे हम बढ़ेंगे। चलेगा बच्चों, हम बात करें तो तराई मैदानों की क्या विशेषता होती है। तराई मैदानों के अंदर एक तो मेरे दोस्त बीमारियां बहुत ज्यादा आपको मिलेंगी, ठीक है। बीमारियां क्यों मिलेंगी? बीमारियां क्योंकि यहां पर नदियों का सारा जल जो है वो धरातल के ऊपर लौटता है। जब नदियों का सारा जल धरातल के ऊपर लौटता है तो मेरे दोस्त मैदानों के अंदर कौन निवास करती है? बड़े लेवल पे जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या का काम क्या है? जनसंख्या का काम है गंदगी फैलाना। तो बच्चों जनसंख्या जो है ना वो सारा का सारा अपना यूज किया हुआ जल कहाँ छोड़ देगी? नदियों में छोड़ देगी। नदियों के अंदर मेरे दोस्त जल प्रदूषण होगा। जल प्रदूषण से यहाँ पर मच्छर पैदा होंगे, और मच्छर पैदा होंगे तो ये मच्छर मेरे दोस्त अपने घरों तक आएंगे। और इन मच्छरों के अंदर एक मच्छर है बेटा मादा एनाफ्लीज, और मादा एनाफ्लीज नाम का मच्छर जब अपने को काटता है तो मेरे दोस्त वो अपने ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ छोड़ देता है। जब मेरे दोस्त मादा एनाफ्लीज नाम का मच्छर काटेगा और अपने ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ छोड़ देगा तो हमारा जो शरीर है ना वो गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और जब हमारा शरीर गर्म हो जाएगा तो बच्चों हमें बुखार आ जाएगा, और जब हम चेक करवाने जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि बेटा तेरे हो चुका है मलेरिया। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मलेरिया जो बुखार है इसके सबसे ज्यादा केस कौन से मैदानों में देखने को मिलते हैं? तो मलेरिया के केस सबसे ज्यादा तो मलेरिया के केस बच्चों सबसे ज्यादा कहां आपको देखने को मिलते हैं? वो आपको याद रखना है, तराई मैदानों के अंदर, ठीक है ना। हाँ, तो मादा मच्छर देख लो बेटा, काटती है तो बुखार आता है। नर मच्छर हमेशा शरीफ होता है, वो फूलों का रस चूसता है, ठीक है। मादा मच्छर खून चूसती है और नर मच्छर जो है ना वो फूलों का रस चूसता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। जो तराई मैदान होते हैं आपके, तराई मैदानों के अंदर घने वन पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। यहां जैव विविधता आपको बड़े स्तर पे देखने को मिलेगी। और जैसे हम बात करें एक नेशनल पार्क जो यहाँ तराई मैदानों के अंदर है उसका नाम है दुधवा। और दुधवा जो नेशनल पार्क है ये कौन से प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। तो बच्चों ये जो तराई एक क्षेत्र है, इस तराई एक क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा कौन सा राज्य नजर आएगा? उत्तर प्रदेश ही नजर आएगा। बच्चों ये जो तराई प्रदेश है यहाँ चिकनी मिट्टी पाई जाती है, तो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। ये आपका फर्टाइल एरिया होता है, उपजाऊ क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? उपजाऊ क्षेत्र होता है, ठीक है ना, याद रखोगे। चलेगा। उसके बाद हम बात करें बच्चों, अगला जो क्षेत्र आ जाता है वो बांगरक क्षेत्र आ जाता है। बांगरक क्षेत्र यदि मैं आपको फोटो के ऊपर दिखाऊं तो ये है बांगरक क्षेत्र। बच्चों जब नदियां बहना स्टार्ट कर देती है
मैदानों के अंदर, तो बिल्कुल नदियों के पास का मैदान होता है खादर, और नदियों से दूर का मैदान क्या होता है? बंगर होता है। क्या होता है बच्चों? बंगर होता है। मान के चलिएगा ये नदी बच्चों यहां से बह रही है। यदि ये नदी बह रही है तो इस नदी के बिल्कुल पास का जो क्षेत्र होगा ये क्या कहलाएगा? खादर कहलाएगा। और इससे दूर का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? बांगर कहलाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बांगर क्षेत्र की पहचान ये पता होनी चाहिए कि मेरे दोस्त, जो भी हमारी बारहमासी नदियां होती हैं, जो भी हमारी बारहमासी नदी होती है, जो 12 के 12 महीने बहती है, इन बारहमासी नदियों के जल के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई जाती है, बारहमासी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, बहाकर लाई गई मिट्टी बच्चों क्या कहलाती है? एल्यूविल सोयल कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जल के द्वारा कोई भी चीज बहा के लाई जाएगी उसके हम क्या बोल देंगे? जलोढ़ बोल देंगे। जल के द्वारा कोई भी चीज बहा के लाई जाएगी उसे हम क्या बोल देंगे? जलोढ़ बोल देंगे। और ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो बार बार बच्चों जल के साथ आती है, जो बार बार जल के साथ आएगी उसको हम बोलेंगे नवीनतम जलोढ़, उसको हम क्या बोल देंगे? नवीनतम जलोढ़। और जो मिट्टी जल के द्वारा पहले बहा के लाई जा चुकी है बच्चों, वो क्या हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है। तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे पुरानी जलोढ़। क्या बोल देंगे? पुरानी जलोढ़। बेटा ये जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है इससे बनने वाले मैदान आपके होंगे खद्दर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी इससे बनने वाले मैदान आपके होंगे बांगर। क्या होंगे? बांगर। तो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो ये कौन सी जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान होते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। और साथ ही साथ ये जो मैदान होंगे ये आपके क्या होंगे? ऊंचे मैदान होंगे, नदियों से दूर स्थित मैदान होंगे। बच्चों यहां पर जो मिट्टी पाई जाएगी वो चूना युक्त मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? यहाँ चूना युक्त मिट्टी यहाँ पाई जाएगी। और जो बांगर क्षेत्र होते हैं ना, ये कृषि के लिए बेटा इतने उपयोगी नहीं होते, लेकिन किसान इनको उपयोगी बना लेता है। कैसे बनाएगा बच्चों? किसान इस मिट्टी के अंदर यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करेगा, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेगा, उर्वरकों का इस्तेमाल करेगा। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, ये कम उपजाऊ होते हैं, इनको उपजाऊ बनाना पड़ता है। और इनको कैसे उपजाऊ बनाएंगे? इसके अंदर हम यूरिया डीएपी डालेंगे बच्चों, हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब हम बांगर क्षेत्रों के अंदर बहुत ज्यादा सिंचाई कर देंगे तो मेरे दोस्त, ज्यादा सिंचाई करने के चलते इन मैदानों में पाए जाने वाली जो मिट्टी है, उस मिट्टी की ऊपर वाली जो परत है बच्चों, वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। और वहां पर आपको एक सफेद रंग की बच्चों लेयर बनी हुई नजर आएगी। उस सफेद रंग की लेयर को हम बोलते हैं बच्चों नूनी, या हम बोल सकते हैं उसको नमक। तो वो नमक की जो सफेद परत है बच्चों, जिसके कारण उस मिट्टी की उर्वरता समाप्त हुई, ऐसी मिट्टी को हम रे या कलर मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे या कलर मिट्टी। ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि रे या कलर मिट्टी कौन सी होती है, तो आपको बोलना है कि जिन मैदानों में हम ज्यादा सिंचाई कर देते हैं तो उन मैदानों की मिट्टी के अंदर जल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। जब जल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो जल मेरे दोस्त ऊपर ऊपर पड़े रह रह के एक सफेद रंग की चादर तैयार कर देगा, और उसी सफेद रंग की चादर को हम बोलते हैं बेटा नूनी या नमक की सफेद परत। और ऐसी मिट्टी को हम क्या बोल देंगे? रे या कलर मिट्टी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रे या कलर मिट्टी बोल देंगे। ठीक है।
चलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा खाद्र मैदानों की। खाद्र मैदानों को हम बाढ़ के मैदान भी बोलते हैं, क्योंकि ये नदियों के पास के मैदान होते हैं, और नदियों के पास के मैदान होंगे तो वहीं पर नदियों के जल के द्वारा जो नई मिट्टी लेके आई जाएगी बच्चों, ऐसे मैदानों को फिर हम बोल देंगे खाद्र मैदान। तो खाद्र मैदान जो होंगे वो न्यू एल्यूविल सोयल से बने होंगे। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से ये मैदान बने होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान होते हैं। बच्चों जो खाद्र मैदान होते हैं यहां पर हर साल नई मिट्टी आती है, क्योंकि ये बारहमासी नदियों के पास के मैदान होते हैं, और बारहमासी नदियां जो 12 के 12 महीने बहती है, तो मानसून के समय यहाँ पर जब नदियों में जल ज्यादा आएगा तो जल के साथ मिट्टी भी ज्यादा आएगी, तो इन मैदानों के अंदर बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष मिट्टी का क्या होता है, नवीनीकरण होता है। ठीक है बच्चों, यदि मिट्टी बार बार आ रही है, नई मिट्टी है, तो उस मिट्टी के अंदर जान भी ज्यादा होगी, उसके अंदर फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा होगा उसका, तो हम बोलेंगे ये बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। मेरे दोस्त, ये जो बाढ़ के मैदान होते हैं पंजाब के अंदर, इन बाढ़ के मैदानों को हम क्या बोल देते हैं, बेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बेट बोल देते हैं। हरियाणा किस मैदान एरिया में आता है? बेटा हरियाणा के अंदर एक नदी बहती है बारहमासी, जिसका नाम है यमुना। तो यमुना के आसपास का जो सारा का सारा इलाका होगा वो खाद्र कहलाएगा, और यमुना से जो दूर का मैदान होगा ना उसको हम बांगर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बांगर बोल देंगे। तो बच्चों हरियाणा में खाद्र इलाका कौन सा हो जाएगा, जहां से यमुना गुजरती है। यमुना कहां कहां से गुजरती है, यमुनानगर से गुजरती है, करनाल से गुजरती है, पानीपत से गुजरती है, सोनीपत से गुजरती है, फरीदाबाद से गुजरती है। ठीक है, और साथ की साथ आपको ध्यान रखना है पलवल से गुजरती है। कहां से गुजरती है, पलवल से। चलेगा बच्चों, अब हम बात करेंगे, हमारा जो लास्ट भाग है उसका नाम है डेल्टा। डेल्टा, अब देखिएगा डेल्टा कैसे तैयार होगा। मान के चलिएगा ये हिमालय क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, और इस हिमालय क्षेत्र से एक नदी निकल के आ रही है इस तरीके से, और यह नदी जा रही है बेटा कहां, समुद्र की तरफ। यह नदी कहां जा रही है, समुद्र की तरफ जा रही है। ठीक है, ये आपका क्या है, सागर है या खाड़ी है। ठीक है बच्चों, जब ये नदी आ रही है, ये नदी है कोई, जब ये नदी आ रही है तो इस नदी के जल के द्वारा, मैंने आपको बताया कि ये कंकड़ पत्थर कूड़ा करकट गंदगी भी जल के साथ बहा के लाई जा रही है। मेरे दोस्त, जब नदी किसी समुद्र के पास पहुंचती है तो समुद्र के पास वाला क्षेत्र आपका कौन सा क्षेत्र होगा, कोस्टल एरिया होगा, तटीय क्षेत्र होगा। और जब नदियां पर्वतों से निकली तो यहां ऊंचाई ज्यादा होने के चलते जल की रफ्तार क्या थी, बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब नदियां समुद्र में गिरने की तरफ जाती है तो यहां मेरे दोस्त तटीय क्षेत्र में आते ही जल की रफ्तार कम हो जाती है, और जल की रफ्तार कम होने के चलते बच्चों हम बात करें तो यहां नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट बहा के लाया जा रहा था वो समुद्र में गिरने से पहले बीच रास्ते में बच्चों जमा कर दिया जाता है। जो ये बीच रास्ते में जमा हुआ है सेडिमेंट, ये किस आकृति में मेरे दोस्त जमा हुआ है, ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुजाकार आकृति में। और त्रिभुजाकार आकृति में जमा होने के चलते बच्चों इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, डेल्टा बोलना शुरू कर दिया। आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते होंगे डेल्टा, तो डेल्टा की आकृति कैसी होती है, ट्रायंगुलर ही तो होती है, त्रिभुजाकार ही तो होती है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डेल्टा। तो ऐसे मैदानों को हम डेल्टा मैदान बोलते हैं।
हम बात करें डेल्टा मैदानों में, सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये लो भाई लिख के बता देता हूं तुम्हें। तुम्हें आ गई है मेरी राइटिंग पसंद, इसलिए तुम लिखवाना ज़्यादा चाहते हो मेरे से, है ना। तो तुम्हारा कसूर नहीं है बेटा, तुम्हें राइटिंग ज़्यादा पसंद आ गई, इसलिए तुम बोलते हो कि लिख के ही पढ़ाया करो। हालांकि समय भी तो बचाना है अपने को, बहुत सारे चैप्टर हैं ज्योग्राफी के अंदर, तो ऐसे तो फिर लिख लिख के पढ़ेंगे ना तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। फिर तुम लास्ट में बोलोगे कि भाई इतना टाइम थोड़ी लगता है सिलेबस होने में, क्योंकि लास्ट में तुम्हें तो सिर्फ बोलना है ना। तो मेरे बच्चों को तो सिर्फ बोलना है कि यही बोलना है कि यार इतना टाइम कैसे लगाते हैं। तो बेटा डांस थोड़ी करते हैं हम यहाँ पे आके, सारा दिन पढ़ाते ही तो हैं आप लोगों को, और आपके लिए मेहनत ही तो कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ पॉइंट जो है ना वो लिख के भी, और कुछ पॉइंट जो है ऑलरेडी लिखे हुए भी, एक बैलेंस बना के चलेंगे, ठीक है। डेल्टा मैदान का हम बात करें तो डेल्टा मैदान बच्चों कैसे तैयार होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, नदियों के अवसादों से निर्मित। तो बेटा नदियों के अवसादों से ये क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तो नदियों के अवसादों से निर्मित आपके ये मैदान होते हैं, ठीक है बच्चों। इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, त्रिभुजाकार। कौन सी आकृति में आपको नजर आएंगे ये, त्रिभुजाकार। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो ये जो डेल्टाई मैदान होते हैं, तो ये जो डेल्टा शब्द हम पढ़ते हैं, ये डेल्टा शब्द दिया किसने है, नेमिंग ऑफ वर्ड डेल्टा, डेल्टा शब्द का जो नामकरण है वो किसने किया है बेटा, हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस कौन है, हेरोडोटस है फादर ऑफ हिस्ट्री। तो बेटा डेल्टा जो शब्द है ना ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और डेल्टा शब्द का जो नामकरण किया था वो हेरोडोटस ने किया था। और ये जो फादर ऑफ हिस्ट्री आप पढ़ते हो हेरोडोटस, बेटा इसने सबसे पहले जिस डेल्टा को देखा था, विश्व में सबसे पहले जो डेल्टा देखा गया था वो नील नदी का डेल्टा था। नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर बहती है। तो विश्व में सबसे पहले नील नदी के डेल्टा को देखा गया था बच्चों। और हेरोडोटस ने बच्चों नील नदी की गंदगी को जब ट्रायंगुलर शेप में जमा हुआ देखा, तो हेरोडोटस ने बोला कि ये तो बिल्कुल डेल्टा जैसा है, और बच्चों वहीं से ये शब्द मिल जाता है। और इन नदियों के जल के द्वारा जो बहाकर लाया गया अवसाद समुद्र में गिरने से पहले आपको एक ट्रायंगुलर शेप में जमा हुआ नजर आएगा, इसी को क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेल्टा। ठीक है ना। अच्छा दीपक बाटी सर आप लोगों को ढक्कन बोलते हैं, यार ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बड़े ढक्कन हो, छोटे ढक्कन बोलते होंगे ना। हाँ बाकी तुम बुरा मत मान जाना, कोई ना। बच्चों हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा, या भारत ही नहीं विश्व का ही सबसे बड़ा डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड। तो आपसे कोई पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो बेटा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये जो डेल्टाई मैदान होते हैं ना ये दलदली क्षेत्र होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
दलदली क्षेत्र होते हैं, ठीक है। और आपको इन मैदानों में किस प्रकार का वेजिटेशन देखने को मिलेगा? मैंग्रोव, मैंग्रोव वनस्पति आपको यहां देखने को मिलती है बच्चों। मैंग्रोव वनस्पति कौन सी वनस्पति होती है? जिनकी जड़ें धरातल के बाहर दिखाई दे जाएं, जिनकी जड़ें धरातल के बाहर, ठीक है। तो जिनकी जड़ें धरातल के बाहर दिखाई दे जाएं, आपको ध्यान रखना है बेटा, उसी को हम क्या बोल देंगे? मैंग्रोव बोल देंगे। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा? सुंदरवन का डेल्टा होगा। तो ये सुंदरवन का जो डेल्टा है ये कौन सी नदियां बनाएंगी? तो ये बनाएगी एक तो गंगा, गंगा को हम क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? पद्मा। साथ की साथ बेटा ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को हम बांग्लादेश में क्या बोल देते हैं? जमुना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इस डेल्टे का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र मेरे दोस्त दोनों मिलती हैं तो बांग्लादेश में उसे बोलते हैं मेघना। तो हो सकता है ऑप्शन में मेघना नदी भी दे रखी हो, तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। बच्चों ये सुंदरवन का जो डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर बच्चों ये फैला हुआ है। और इस 10,000 वर्ग किलोमीटर में से हम बात करें तो 6,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो बांग्लादेश के अंदर फैला हुआ है। तो इसका सबसे ज्यादा विस्तार आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, बांग्लादेश के अंदर। और हम बात करें तो 4,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया बच्चों वो अपने भारत के अंदर पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर, ठीक है। ये जो सुंदरवन का डेल्टा है इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि मेरे दोस्त वन का मतलब जंगल होता है, और इस जंगल के अंदर कौन से वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष। और सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है? सुंदरवन डेल्टा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? सुंदरवन डेल्टा पड़ जाता है, ठीक है ना। हम बात करें तो इसी सुंदरवन डेल्टा के अंदर बच्चों पाए जाते हैं सबसे खतरनाक टाइगर, जिनको बोलते हैं कैनिबल टाइगर। यानी कि नरभक्षी टाइगर, जो सबसे खूंखार होते हैं, खतरनाक होते हैं, या जिनको हम बंगाल टाइगर भी बोलते हैं। तो बेटा नरभक्षी टाइगर, बंगाल टाइगर जो है वो आपको कहां देखने को मिलेंगे? वो आपको देखने को मिलेंगे सुंदरवन डेल्टा के अंदर, ठीक है। बेटा जमुना, जमुना याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, और अपने भारत के अंदर जमुना बोलते हैं यमुना को, ठीक है। भारत के अंदर जमुना बोलते हैं यमुना को, बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट, जिसका नाम है डेल्टा मैदान। अब हम तीसरा भाग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तीसरा जो भाग होगा उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो भी अभी हमने उत्तर के अंदर ये मैदानी भाग पढ़े, इन मैदानों को हम क्षेत्र के आधार पे भी डिवाइड करते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा बस उतना ही मैं आपको बता के चलूंगा। बच्चों हमने इन विशाल मैदानों को रीजनल यानी कि क्षेत्र के आधार पे यदि हम डिवाइड करके देखें तो इसको हम 4 भागों में बांट के चलते हैं। एक तो राजस्थान के मैदान, एक पंजाब और हरियाणा के मैदान, एक मेरे दोस्त गंगा के मैदान, और एक ब्रह्मपुत्र के मैदान, ठीक है। पंजाब और हरियाणा के जो मैदान होंगे वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पंजाब और हरियाणा के जो मैदान है बेटा, यहां पर हम बात करें तो 5 नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से यह क्षेत्र बना है, इसलिए हमने इसको पंजाब बोल दिया। और इन 5 नदियों के अंदर एक का नाम है झेलम, झेलम रिवर, एक का नाम है चिनाब, एक का नाम है रावी, एक का नाम है ब्यास,
एक का नाम है सतलुज। तो इन 5 नदियों के जल के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई जाती है, उन्हीं मिट्टी से बच्चों धरती के ऊपर एक बड़ा क्षेत्र बना, इसीलिए इसे बोलते हैं पंजाब। पंजाब में आब का मतलब क्षेत्र होता है और पंज का मतलब 5। तो 5 नदियों के द्वारा तैयार किया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? पंजाब। ठीक है। और मेरे दोस्त ये जो पंजाब हरियाणा का मैदान है ना, ये किसके लिए फेमस है? ये दोआब के लिए फेमस है। तो यहां पर 5 दोआब मेरे दोस्त आपको देखने को मिलेंगे। दोआब का मतलब क्या होगा? आब का मतलब क्षेत्र होता है और दो का मतलब बच्चों 2 है। तो 2 नदियों के द्वारा 2 क्षेत्र तैयार किया जाएगा, उसे बोलेंगे दोआब। 5 नदियों के द्वारा जो मेरे दोस्त तैयार किया जाएगा उसे बोलेंगे पंजाब। तो यहां से इन दोआब से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो झेलम और सिंधु नाम की नदी है बच्चों, इन दोनों नदियों के द्वारा जो क्षेत्र तैयार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे उसे बोलते हैं सिंधु सागर दोआब। क्या बोलते हैं? सिंधु सागर दोआब बोलते हैं। बच्चों हम बात करें तो एक तो है चेनाब और एक है झेलम। ठीक है, एक है चेनाब और एक है झेलम। तो चेनाब और झेलम नदियों के द्वारा जो दोआब तैयार किया जाएगा वो क्या होगा मेरे दोस्त? उसको हम बोलेंगे जेच दोआब। क्या बोलेंगे? जेच दोआब। जेच दोआब का मतलब क्या होगा? जे से बनेगा झेलम, कुछ नहीं है, बस नदियों का पहला पहला अक्षर उठाया गया है। और बेटा हम बात करें, च से बनेगा चिनाब। क्या बन जाएगा? चिनाब। ठीक है। ऐसे ही हम बात करें तो रे से क्या बन जाएगा बच्चों? रावी। और च से क्या बन जाएगा? चिनाब। तो रावी और चिनाब नदियों के द्वारा जो क्षेत्र तैयार किया जाता है उसे हम क्या बोल देंगे? रचना दोआब बोल देंगे या रेचना दोआब बोल देंगे। ठीक है। बच्चों हम बात करें तो बै से क्या बनेगा? ब्यास। री से क्या बनेगा बच्चों? रावी। ब्यास और रावी नदी के द्वारा जो क्षेत्र तैयार किया जाता है उसे हम बोलते हैं बारी दोआब। क्या बोलते हैं? बारी। हम बात करें यहां पर बी से क्या बनेगा? ब्यास। और सट से क्या बनेगा बच्चों? सतलुज। तो व्यास और सतलुज नदी के द्वारा जो क्षेत्र तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं हम विष्ट दोआब। क्या बोलते हैं? विष्ट दोआब बोलते हैं। ठीक है ना। समझ में आई बात? हाँ, बस बाकी कुछ नहीं है। ये जो नाम दे रखे हैं बेटा, ये सिर्फ नदियों के नाम है। क्या है? नदियों के नाम है। ठीक है ना। और ये थोड़े से अटपटे हैं, वो आपको इसलिए लगेंगे क्योंकि आप पहली बार पढ़ते हो। क्योंकि कोई भी चीज आपने बार बार पढ़ रखी होगी, जैसे मैं आपको भारत के 28 राज्यों के नाम, उनकी राजधानी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं ना, तो तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तुमने वो बहुत बार सुन रखा है। और कोई भी चीज हमने कई बार पढ़ रखी हो, सुन रखी हो ना, तो उसमें अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन दिमाग हमारा परेशान तब हो जाता है जब हमें पहली बार कोई नई चीज मेरे दोस्त देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये नए लग रहे हैं तभी आपको ये लगेगा कि यार ये थोड़ा सा है ना परेशान करेंगे। परेशान कुछ नहीं करेंगे मेरे दोस्त, ये सिर्फ नदियों के नाम है और नदियों के पहले पहले अक्षर को उठा के इनको जोड़ के बच्चों दोआब बोला गया है। क्या बोला गया है? दोआब बोला गया है। तो यदि आप इनको 3-4 बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो इनमें भी अपने आप आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलेगा मेरे दोस्त। आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। सर जी हाथ से लिख के पढ़ाया करो बेटा, मन तो करता है लेकिन फिर तुम समय का मेरे को फिर ज्ञान पे लोगे बाद में कि सर समय बहुत लगा दिया। तुम समय का यदि ज्ञान ना पे लो तो मैं लिख के भी पढ़ाने को तैयार हूं तुम्हें।